हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 5 हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने अभी अभी जस्ट ये वाला चैप्टर आपका खत्म करा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। इसके बाद वैसे तुम लोग कर ही लियोगे, पर मेरा फर्ज बनता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यार, बहुत मजेदार चैप्टर। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अकाउंटिंग जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं वो कैसे आया, कहां से आया, क्या assumptions हम फॉलो करते हैं, उस बारे में हमको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं देखो। द कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय डैश टू डैश। कैश डिस्काउंट कौन किसको अलाउ करता है बताओ भैया। जिसको हम पैसा देंगे वो मेरे को डिस्काउंट देगा। और मैं किसको पैसा देता हूं? मैं किसको पैसा देता हूं? क्रेडिटर को पैसा देता हूं मैं, है ना। मैं अपनी बुक में जिसको पैसा मेरे को देना है उसको मैं क्या लिखता हूँ? क्रेडिटर लिखता हूँ। तो मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है। तो कैश डिस्काउंट कौन किसको अलाउ करेगा? कैश डिस्काउंट क्रेडिटर डेटर को अलाउ करेगा। समझ गए? कैश डिस्काउंट क्रेडिटर किसको अलाउ करेगा? डेटर को अलाउ करेगा। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट मीन एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है भैया मेरी इनकम ज्यादा हुई, खर्चे कम हुए। प्रॉफिट का मतलब यही होता है ना, मेरी इनकम ज्यादा हुई, खर्चे कम हुए। तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? डेटर इज अ पर्सन हु डैश टू अदर। डेटर कौन पर्सन होता है? डेटर कौन पर्सन होता है? जो पैसा देगा मेरे को। मेरे लिए डेटर कौन है? जो मेरे को पैसा देगा। इसका मतलब वो मेरा उधारी है, वो मेरा उधारी है, वो मेरे को पैसा देगा। उधार में मेरे से सामान लेके गया है, मेरे को वो पैसा देगा। तो डेटर इज अ पर्सन हु ओ टू अदर। ओ मतलब क्या होता है? उधार। ओ मतलब होता है उधार, यहां लिख लो। उधार टू अदर, उधारी है बंदा। ठीक है, मेरे को बाद में पैसा वो देगा। ठीक है। इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन द बायर इज गिवन अ डैश फैसिलिटी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? बायर को क्या फैसिलिटी ऑफर मिलती है? उधार में परचेस करने की फैसिलिटी मिलती है। तो ऑफ कोर्स भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बायर को क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। और क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बायर को क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिक्स्ड एसेट इज जनरली हेल्ड फॉर। फिक्स्ड एसेट जनरली हेल्ड फॉर 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 लॉन्ग टर्म, है ना। फिक्स्ड एसेट काय के लिए रहता है? शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है? फिक्स्ड एसेट भैया लॉन्ग टर्म। मतलब फिक्स्ड एसेट इज जनरली हैंड फॉर अ लॉन्ग यूसेज और लॉन्ग टर्म। ठीक है। ठीक है। द करंट लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन सेटल्ड इन डैश पीरियड, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। और यहां पर सुनो, तुम फिक्स्ड एसेट जनरली हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म के अलावा ऑब्लिक करके फॉर फ्यूचर अर्निंग भी लिख सकते हो। फ्यूचर अर्निंग भी लिख सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, द विड्रॉल ऑफ मनी बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाता है तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ड्रॉइंग्स बोलते हैं भैया। नेक्स्ट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड। जो ओनर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? भैया कैपिटल बोलता हूँ। ठीक है। ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ फॉर। ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ फॉर। मनी काहे के लिए वर्थ है? क्योंकि मनी की मार्केट में वैल्यू है। तो मनी वर्थ फॉर वैल्यू, मनी वर्थ फॉर वैल्यू। द नेट रिजल्ट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट इज, यहां पर डैश होना चाहिए था। द नेट रिजल्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट का नेट रिजल्ट क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट भी हो सकता है बच्चों, लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट, द डैश शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल रिजल्ट कौन शो करता है? पीएनएल अकाउंट। पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट। पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट। ठीक है। द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक में एंटर नहीं किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो, व्हीकल रिप्रेजेंट डैश एक्सपेंडिचर वाइल रिपेयर्स टू व्हीकल वुड मीन डैश एक्सपेंडिचर। तो देखो, जब तुम व्हीकल परचेस करते हो तो तुम क्या एक्सपेंडिचर बोलते हो? व्हीकल परचेस कर रहे हो मतलब तुम एसेट परचेस कर रहे हो, और एसेट परचेस कर रहे हो मतलब तुम उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर तुम व्हीकल की रिपेयरिंग्स करा रहे हो, अगर तुम व्हीकल को रिपेयर्स में डाले हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेटवर्थ इज एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश। नेटवर्थ का फॉर्मूला बोल दो बस भैया, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। बताया था नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ टोटल एसेट होता है, यहाँ टोटल लायबिलिटी होता है, यहाँ नेटवर्थ होता है। दिस इज टी शेप बैलेंस शीट। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी क्या होता है? नेटवर्थ।
टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी नेट वर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, गिव वन वर्ड और टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, बोल रहा है एक शब्द में इसको डिस्क्राइब करके दिखाओ। एन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट फॉर वैल्यू, वैल्यू ये देखो, ये देखो, ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन। बोल रहा है ट्रांजेक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट, ऐसा ट्रांजेक्शन जो इमीडिएट कैश सेटलमेंट नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दो ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं भैया, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें इमीडिएट कैश सेटलमेंट नहीं होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कमोडिटीज इन विच अ बिजनेस डील, बताओ ऐसी कमोडिटी जिसमें बिजनेस डील करती है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, ठीक है, सब बोलते हैं, तीनों बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा, तीनों में जो पसंद है वो लिख लेना। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बोल रहा है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई कम हो गई, क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय बिजनेस टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस क्या होल्ड करके रखती है अपने पास, एसेट्स, एसेट्स से ही तो फ्यूचर प्रॉफिट कमाती है ना। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू अदर, बिजनेस ओ कर रहा है अदर्स को, मतलब बिजनेस अदर्स को पे करेगा, ओ मतलब क्या होता है, उधार, बिजनेस उधारी है अदर का, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटेरियलाइज, बोल रहा है ऐसा ऑब्लिगेशन जो मे और मे नॉट, अब देखो सबसे सिंपल बात, जहां तुमको मे और मे नॉट शब्द दिख गया, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। एन अलाउंस बाय क्रेडिटर टू डेटर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट के लिए आपको कोई अलाउंस मिलती है, क्रेडिटर डेटर को देता है, उसको आप क्या बोलते हो, तो तुरंत पेमेंट करने के लिए मेरे को एक चीज मिलती है, मेरे को याद है क्या, कैश डिस्काउंट, ठीक है। एसेट लाइक ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट और गुडविल, इसको मैं क्या बोलता हूं, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। इसके बाद अब मेरे को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। चलो जल्दी से चलते हैं। ये ये देखो, ये तुम्हारे नोट्स आ गए हैं तुम्हारे सामने। गैप और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन हम लोगों को पढ़ना है, और प्रिंसिपल्स इसमें पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, मतलब तुमको एक्चुअल में आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, तुमको ये चीजें समझ में आएगी, है ना, कि क्यों क्यों ऐसा, क्यों अकाउंटिंग हम ऐसी करते हैं, क्यों अकाउंटिंग में हम डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, क्यों हमारी बेसिक एजम्पशन क्या है। हु इज द फादर ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, लुका पैसियोली। कौन है फादर, लुका पैसियोली। ये देखो, अगर मैं तुमको दिखाना चाहूं, ये देखो, ये तुम लोग का कॉस्टिंग का नोट्स है वैसे, ये देखो, लुका पैसियोली एन इटालियन फाउंड आउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन 1494। ये देखो, ये है वो बाबा जी जिन्होंने आपको डबल एंट्री सिस्टम में फंसाया है, या बोल सको वरदान दिया है, जो भी बोल सको, आपकी इच्छा है, आपको प्यार होगा अकाउंट से आप वरदान जरूर बोलेंगे, ठीक है। देखो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात बताइए आप लोग, आप बताओ कि आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है, और इंडिया में रहने वाले भी, चलो मान लेते हैं आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मतलब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, है ना, बस सूनर और लेटर आने वाले 3 साल के अंदर आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री होगी। हम तो बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, चीजों को। तो देखो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, अब आपको नॉलेज है कि इंडिया की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती है उनको रीड कैसे करते हैं। एक होता है पीएनएल अकाउंट, एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रीड करना आता है, ठीक है, इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू नो हाउ टू रीड इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके बेसिस पे आप ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस पे, कंपनी के ऊपर। तो आपने कंपनी की बैलेंस शीट उठाई, आपने बैलेंस शीट को पढ़ा, आपको मस्त लगी, आपको लगा इन्वेस्टमेंट करने लायक माहौल बन रहा है यहाँ पर, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। बट द पॉइंट इज, इफ आई एम गोइंग टू कम टू यू एंड से that I want to invest in some America's company, and the company which is originated from America, है ना, operating in India but originated from America, like Apple, ठीक है, like Microsoft. So can you please tell me whether to invest or not? वैसे तुम लोग बोलोगे भैया ये तो गुडविल वाली कंपनी है, तो इसमें आप पूछ ही क्यों रहे हो हमसे। बेटा मान लो गुडविल कंपनी नहीं है, मान लो मेरे को इस कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तब मैं आपसे आके पूछ रहा हूँ। अभी इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अब आप अमेरिका की बैलेंस शीट खोलोगे, आप देखोगे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आपको, बिल्कुल बाउंसर जा रहा है। क्यों, क्योंकि सबकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंडिया में चलता है कंपनीज एक्ट 2013 अभी, है ना, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना।
तो अब अमेरिका की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग है, इंडिया की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग है, यहाँ का बंदा वहां का नहीं समझ पा रहा, वहां का बंदा यहाँ नहीं समझ पा रहा। तो ये प्रॉब्लम जो है पहले अराइज होती थी, अब नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम कब आती थी, पहले आती थी। तो देखो हर चीज के आने के पीछे एक प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं जब तुम लोग को फाउंडेशन में लॉ पढ़ा रहा था, अगर तुम मेरे से लॉ पढ़े हो फाउंडेशन में, फ्री लेक्चर जो मैं यूट्यूब में डालता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं तुमको पहले बताया था कि लॉ बनता क्यों है, क्योंकि भाई सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, तो इसीलिए सिचुएशन डिमांड्स एवरीथिंग। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी एक सिचुएशन डिमांडेड चीज है, जहां पर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि अगर उनको दूसरी कंट्री के कहीं पर इन्वेस्ट करना है या अलग अलग जगह पे, क्या है कंपनियां भी अपनी मर्जी से चल रही थी। जब गैप नहीं था ना, तब इंडिया की 10 कंपनियां 10 अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग करती थी। तो मेरे को अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, पहले मेरे को अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, पहले मेरे को हार्दिक भैया से कोचिंग लेना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही थी। तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हमने लेके आया गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखो, अब वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड, व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, बिकॉज ऑफ हम लोग चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। गैप क्यों आया, बिकॉज वी वांट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इन व्हाट, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस गैप। ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स है, कन्वेंशंस है और स्टैंडर्ड्स है और प्रोसीजर्स है, जो कि हम लोग नॉर्मली डे टू डे अपनी अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। हम लोग जहां भी अब अकाउंटिंग करते हैं, हम अमेरिका की अकाउंटिंग देखें, हम स्विट्जरलैंड, हम जर्मनी, हम रशिया, हम इंडोनेशिया, हम यूरोपियन कंट्रीज की अकाउंटिंग देखें, हम एशियन कंट्रीज की अकाउंटिंग देखें, सब अकाउंटिंग में एक नॉर्मल बेसिक सेट ऑफ रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करते हैं, क्योंकि ये दिस इज जस्ट अ गाइडलाइंस, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और लोग फॉलो क्यों करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। एवरीवन वांट्स यूनिफॉर्मिटी। एक बात बताओ, क्या अमेरिका की कंपनी नहीं चाहेगी कि इंडिया उनके ऊपर इन्वेस्ट करे, या इंडिया कंपनी नहीं चाहेगी कि अमेरिका उनके ऊपर इन्वेस्ट करे, चाहेगी। तो इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टैब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसी को क्या बोला गया, गैप बोला गया, ठीक है। These are the common set of accounting principles, standards and procedure that are company used to compile their financial statement. कंपनियां क्या करती है, इन सेट ऑफ रूल्स को यूज करती है फॉर कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, दीज आर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहाँ पर कंपनी का रेफरेंस दिया है, इसलिए मैं तुमको कंपनी का ही बताया हूँ। कंपनी तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है ना। इतनी चीजें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्राइज होती है। तो उन लोग यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करने के दौरान गैप का, ठीक है। गैप आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय पॉलिसी बोर्ड एंड सिंपली द कॉमन एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉमनली एक्सेप्टेड है। लोग इस चीज पे एग्री किए कि हाँ आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ये चीजें फॉलो होनी चाहिए अकाउंटिंग के दौरान, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। Gap is to be followed by companies so that investors have an optimum level of consistency in financial statement. They use they when analyzing companies for investment purpose, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, गैप का यूज क्यों होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के लिए वी आर यूजिंग द गैप, ठीक है। गैप कवर सच एक्सपेक्ट्स लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बैलेंस शीट आइटम क्लासिफिकेशन, आउटस्टैंडिंग शेयर मेजरमेंट एटसेट्रा। तो गैप बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, यहाँ पर एक दो एग्जांपल दिया, अभी अपन सब पढ़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि कन्वेंशन है कि ये प्रिंसिपल है, क्या है। तो मैं बता दूं भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को तुम एक वेबसाइट कन्वेंशन बोल रहा होगा, एक वेबसाइट कॉन्सेप्ट बोल रहा होगा, एक बुक कॉन्सेप्ट बोल रही होगी, दूसरी बुक उसी को प्रिंसिपल बोल रही होगी। तो दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, और तुमको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कि कन्वेंशन है कि प्रिंसिपल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई दिस इज वेग, क्योंकि कुछ लोग इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको कन्वेंशन मान लेते हैं, और कुछ लोग इसको क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन। तो देखो, सबसे पहले क्या आपने डिस्क्राइब किया, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होता क्या है, एक बार रीडिंग करेंगे फिर हम आपको समझाएंगे इसको, ठीक है। They are the assumptions on basis of which financial statements are prepared, concepts and the idea or thought which are universal application। तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि जो कॉमन जो लोगों की थिंकिंग थी, कि कॉमन आइडिया था अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग करने का कॉमन थॉट,
एक कॉमन आइडिया था, ये देखो, assumption on the basis of which financial statements are prepared। ठीक है, मतलब जो लोग, हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें, हम लोग देखें सब लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन कुछ बेसिक assumption सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ बेसिक assumption सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी बेसिक assumption को कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसी बेसिक assumption को क्या बनाया गया, कॉन्सेप्ट की। नहीं, ये चीज तो सब लोग फॉलो करते हैं, बेसिकली ये चीजें सब लोग मानते हैं, इस पे सबका बिलीव है, ये सबके थॉट है, ये सबके आइडिया है, और इसका क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब पूरी दुनिया के, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अमेरिका के लोग सोच रहे हैं, सब लोग ये चीज सोच रहे थे। तो दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट एंड कॉमन आइडिया विच इज यूज्ड इन द नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तो दीज आर कॉन्सेप्ट्स। और कन्वेंशंस क्या होता है, कन्वेंशंस मतलब होता है, एक बात बताओ, आपको किसने सिखाया कि बड़े आते हैं तो उनका पैर छूना चाहिए? आपको किसने सिखाया कि मामा मामी का पैर नहीं छूते, उनको नमस्ते बोलते हैं? ठीक है, आपको ये सारी चीजें किसने सिखाई? भैया मम्मी पापा ने। मैंने पूछा मम्मी पापा को किसने सिखाई? उनके मम्मी पापा ने। उनके मम्मी पापा को किसने सिखाई? उनके मम्मी पापा ने। और उनके मम्मी पापा किसने सिखाई? उनके। तो भाई अल्टीमेटली चालू कहां से हुआ था? भैया ये तो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है, पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, पूर्वज ये चीज फॉलो करते आ रहे हैं तो हम भी फॉलो करते आ रहे हैं। दिस आर लाइक हम लोगों के ये एथिकेट्स हैं कि हम लोग अपने बड़ों का पैर छूते हैं, आदर सम्मान है। ठीक है, इंडियन रिचुअल में हम लोग ये फॉलो करते हैं चीजों को, है ना। तो जैसे अलग अलग कल्चर में, जैसे मुस्लिम्स के कल्चर में भी होता है वो आदाब करते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी में भी होता है हेलो हाय करते हैं, तो सबका अपना अलग अलग है। पंजाबियों में भी जो बोले सत श्री अकाल बोलते हैं, ठीक है, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग जो कस्टम्स है, अलग जो रिलीजन है उसमें फॉलो होता है। मैंने पूछा स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैंने पूछा आई आस्क यू गाइस कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो बोलो भैया ये तो रिचुअल है, ये तो चलते हुए आ रहा है ना, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है जो चलती हुई आ रही है, दीज आर द रिचुअल्स। तो कन्वेंशन भी अकाउंटिंग का रिचुअल है, कन्वेंशन भी क्या है, अकाउंटिंग का रिचुअल है। तो देखो, दीज आर डिराइव बाय यूजेज एंड प्रैक्टिसेस। कहां से आया है? यूजेज और प्रैक्टिसेस से आया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और इसलिए इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस से बन के आया है। जो एक नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, जो कि एक रिचुअल होती है, ये एक रिचुअल है अकाउंटिंग का। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट आर। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? अगर तुमसे सिंपल शब्द में कोई व्हाट इज कॉन्सेप्ट, इट इज अ जनरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया एंड थॉट्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और अकाउंटिंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, और कन्वेंशन दीज आर द नॉर्मल यूसेज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, दीज आर द कस्टम्स। कन्वेंशंस आर द कस्टम्स। ओके, तो अगर तुमसे सिंपल शब्दों में कोई पूछे तो तुम बोल सकते हो दीज आर द कस्टम्स विच आर फॉलोड। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, सेपरेट लीगल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल, रियलाइजेशन, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट मैचिंग, ऑब्जेक्टिव, डुअल एस्पेक्ट, और इधर भी कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। ठीक है, तो ये चीज हमको एक एक करके पढ़नी है, पर उसके पहले कुछ एक भूमिका बनाएंगे, कुछ एक बेस बनाएंगे, कुछ एक क्या बोलते हैं, बोले तो इंट्रोडक्शन राउंड कर लेते हैं। तो देखो, एज सीन अर्लियर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर थ्री बेसिक: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट क्या बताता है? रिजल्ट बताता है, नेट रिजल्ट। बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया। तो ये क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, so as these statements are meant to be used by different stakeholders, it is necessary that the information contained therein is based on the definite principle, concrete concept as well as accepted conventions। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे यूजर्स इसको यूज करते हैं। बहुत सारे यूजर्स कौन है? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर पढ़ के आए थे। इंप्लॉइज यूज करेगी, मैनेजमेंट यूज करेगी, ओनर्स यूज करेंगे, बाहर में गवर्नमेंट यूज करेगी, नॉर्मल पब्लिक यूज करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और हमारे कॉम्पिटिटर्स यूज करेंगे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो बेस होनी चाहिए सम डेफिनेट प्रिंसिपल, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट और वेल एक्सेप्टेड कन्वेंशंस पे। ठीक है, बेस्ड होनी चाहिए। तो देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक गाइडलाइंस दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। दे गाइड अस हाउ द ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडिबिलिटी। तुमको सिर्फ रेड से हाईलाइटेड वर्ड्स को याद रखना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहली बात बेसिक गाइडलाइंस है, और बेसिक गाइडलाइंस किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे बेस्ड है। प्लस ये क्यों है? यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब लोग एक जैसा बनाए, और अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब लोगों की अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, इजी हो, जो तुम लोग वो करोगे ना वो इजी तरीके से तुम नोट करो। तो ये दो चीज के कारण अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस दुनिया में है। क्यों है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए।
ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स lays down the foundation for accounting principles. They are the idea essentially mental level or all cell element. These concepts are ensure recording of financial facts on sound basis and logical consideration. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? साउंड बेसिस और लॉजिकल कंसिडरेशन, मतलब बेसिकली बोले तो पूरा साइंटिफिक नेचर का है और एक जनरली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है जो कि आइडिया और लॉजिक के बारे में बताता है, मतलब जो सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे काम करता है, कोई भी मिक्स फैट वाला काम नहीं, पूरा काम होगा लॉजिक पे, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर मेथड और प्रोसीजर दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड when transactions are recorded interpreted they follow the convention many times however the term principle concept and conventions are used interchangeably. ये लाइन तुम जरूर अंडरलाइन कर लेना, many times the term principle concept और conventions interchangeably यूज होता है, तो इसीलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट है कि ये कन्वेंशन है कि ये प्रिंसिपल है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ये टर्म्स, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन क्या है? दीज आर द इंटरप्रेटेड फॉलो द कन्वेंशन, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटेड है, मतलब इंटरप्रेटेड मतलब ये कस्टम है, बस मान लिया गया है और बहुत लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहा है तो इसलिए हमने भी मान लिया, ठीक है। तो दीज आर इंटरप्रिटेशन, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, दीज आर इंटरप्रिटेशन, बट देन ऑल्सो दीज आर इंटरप्रिटेशन बट लुक्स लाइक वेरी साइंटिफिक, ठीक है। वेरी साइंटिफिक लुक होता है और अकाउंटिंग करते टाइम बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिक असम्पशन, बेसिक प्रिंसिपल और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, तीन एस्पेक्ट में हमको बात करना है। बेसिक असम्पशन क्या है? ये पांचों है। बिजनेस बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? ये देखो ये है, और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ये है, तो एक एक करके हमको सब पढ़ना है। तो पहला हमारा जो बेसिक असम्पशन टॉपिक है हमको वो कवर करना है, ठीक है। तो बेसिक असम्पशन के अंदर जो पहला असम्पशन है वो है तुम्हारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किस बारे में बात करते हैं? ये बात तुम एग्री करोगे कि एक ओनर होता है बिजनेस का और एक खुद बिजनेस होता है। अब बिजनेस को कौन चलाता है? अगर एक किराना दुकान है तो किराना दुकान में जो आदमी बैठता है वही उस किराने दुकान का मालिक भी होता है, बोलो रे, वही उस किराने दुकान का मालिक भी होता है, प्लस वही उस किराने दुकान को चला भी रहा होता है। तुम्हारे घर के पास होगी कोई टपरी वाली किराने की दुकान जहां से तुम्हारा सब आने जाने, जो भी तुम्हारा कुरकुरे लेस का पैकेट है 10 रुपए वाला उधर से ही आता होगा, छोटे भाई बहन को भेज के मंगाते होगे, है ना। तो वो किराने दुकान का मालिक कौन है? भैया वो खुद है। और मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट मतलब उस किराने दुकान को चला कौन रहा है? वो खुद चला रहा है। बट वेन वी टॉक्स अबाउट द बिग बिजनेस ब्रांड्स, ठीक है, तो ओनर कोई और होता है और बिजनेस कोई और होता है। ओनर क्या करता है पता है? ओनर ना मनी इन्वेस्ट कर देता है, ओनर क्या करता है? मनी इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में, और बिजनेस को मैनेजमेंट के हाथ से छोड़ के चला जाता है, बिजनेस को मैनेजमेंट के हाथ के छोड़ के चला जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट बिजनेस को चलाती है, मैनेज करती है, जो भी प्रॉफिट होता है फिर बाद में ओनर को क्या दे देती है? उनके प्रॉफिट का हिस्सा दे देती है, जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट किए रहते हैं उतना प्रॉफिट। समहाउ लाइक तुम लोग कंपनी से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तुम लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो तुमको ये बात पता होगी, तुम शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, तो मान लो तुमने रिलायंस पे 10,000 के शेयर खरीद दिए, तो 10,000 का शेयर मान लो रिलायंस का 0.00001% शेयर है, तो तुम रिलायंस के 0.00001% ओनर बन गए। पता है, तुम रिलायंस के 10,000 शेयर खरीद के तुम रिलायंस के 0.00001% ओनर बन गए, मतलब जितनी होल्डिंग तुम्हारे पास शेयर्स की है तुम उतने मालिक हो गए और रिलायंस के, ठीक है, तुम उतने मालिक हो गए और रिलायंस के, तो तुम कौन हो गए? ओनर। पर एक बात बताओ, तुम शेयर खरीद लिए तो क्या तुम जाके वहां पर काम करोगे? क्या तुम अब मैनेजमेंट काम कर रही कि नहीं देखोगे दिन भर बैठ के? क्या तुम वहां जाके बॉस वाला हक जताओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करती है। वहां कौन काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करती है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ की नजरों में ओनर कोई अलग इंसान है, बिजनेस कोई अलग इंसान है। अब तुम खुद सोच के देखो, मान लो, अच्छा एक बात बताओ, विजय माल्या ने फ्रॉड करके गया, ठीक है, तो उसकी कंपनी में शेयर, उसके जो शेयर थे वो मार्केट में थे, उसको लोग खरीद के नहीं रखे होंगे, उसके शेयर्स को लोग खरीद के नहीं रखे होंगे खरीद के उसके शेयर्स को। तो एक बात बताओ, विजय माल्या फ्रॉड किया, क्या शेयर होल्डर्स को गवर्नमेंट पकड़ेगी? शेयर होल्डर कौन है? ओनर है बिजनेस का। तो क्या शेयर होल्डर्स को पकड़ेगी कि विजय माल्या को पकड़ेगी? विजय माल्या को पकड़ेगी। अगर शेयर होल्डर को पकड़ी तो बेचारे तुम तो भाई, तुमको पता ही नहीं था, तुम किंगफिशर का शेयर खरीद के रखे थे, तुमको पता ही नहीं था विजय माल्या इतना बड़ा फ्रॉड करके चला जाएगा, तुम तो गए जेल ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रिंसिपल बोलता है कि लॉ की नजरों में ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ये देखो, ये लॉ की नजर है, दिस इज लॉ की नजर, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब बन रही है, ओके, तुम लोग अंडरस्टूड करोगे इस बात को। लॉ की नजरों में ये और ये दोनों अलग
अलग है। समझ में आई बात? लॉ की नजरों में दोनों कौन है? अलग अलग हैं। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ये वाला प्रिंसिपल यही बात बोलता है कि देखो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द इंडिविजुअल हु ओन और मैनेज। ठीक है, the entity concept requires that all the transactions are to be viewed and interpreted and recorded from business entity point of view। और इसका करने का बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो हर ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो तुम्हारे किराने दुकान वाले भैया है ना, वो सारे ट्रांजेक्शन अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एन अकाउंटेंट step into the shoes of the business entity and decided to account for the transaction. The owner's capital is the obligation of business and it has to be paid back to the owner in the event of business closure. Also, the profit earned by the business will belong to the owner and it is to be treated as owner's equity। ये जो मैं तुम लोग को बता रहा था ना, मनी इन्वेस्टेड, बस उसी की बात कर रहा है। इसी वजह से बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के कारण जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो यहां पर तुम कैपिटल को अलग से दिखाते हो। खुद सोच के देखो, अगर ओनर और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते तो भाई एक आदमी अपना ही पैसा अलग से लायबिलिटी कॉलम में क्यों दिखाएगा कि मेरे को अपना पैसा अपने आप को देना है, मेरे को अपना पैसा अपने आप को देना है? क्यों दिखाएगा? इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये भाई बिजनेस है। बैलेंस शीट मतलब बिजनेस की बैलेंस शीट है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओनर उसको पैसा दिया है वो कैपिटल है और वो एक लायबिलिटी है जो वो उसको पे करेगा जब बिजनेस बंद होगा। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल को अलग से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपने मालिक को पैसा वापस करना है जो मालिक ने इन्वेस्ट किया है, जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा उसको वापस करना है, तो इसीलिए बैलेंस शीट में कैपिटल अलग से दिखाया जाता है। समझ में बात? तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अब सोचो तुम सीएमए बन गए, तुम क्या बन गए? सीएमए बन गए। अब सीएमए बनने के बाद तुम लोग अपनी खुद का बिजनेस डाले, अपना खुद का प्रैक्टिसिंग डाले। मैंने तुमसे आके पूछा कि एक बात, तू कुछ सोचा है क्या है आगे का प्लानिंग? तो बोला हाँ सोचा हूँ, आगे की प्लानिंग है 5 साल चलाऊंगा प्रैक्टिसिंग, 5 साल बिजनेस चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बोला क्या बात कर रहे हैं यार, 5 साल में तेरा बिजनेस ग्रो हो गया, करोड़ों की तेरी संपत्ति हो गई, अरबों खरबों का तेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तू 5 साल में बंद कर देगा, तेरा डेफिनाइट है, तू पहले से डिसाइड करके रखा है कि तू 5 साल में बिजनेस बंद कर देगा? मैं बोला हाँ मैं डिसाइड करके रखा हूँ 5 साल में बिजनेस बंद कर दूंगा, उसके बाद मेरे को बिजनेस नहीं चलाने का है। ठीक है, मैं बोला ओके ऐसा भी होता है क्या? लोग बोलोगे क्या भैया पागलों टाइप बात कर रहे हो, करोड़ों बिजनेस है मैं क्यों बंद करूंगा? ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई इंसान बिजनेस चालू करता है तो ये सोच के चालू नहीं करता कि वो एक डेफिनाइट समय के बाद बिजनेस को बंद कर देगा। बिजनेस जो है इंसान चालू करता है ये सोच के कि अब तो हमारी पुश्ते पुश्ते बैठ के खाएंगी, ऐसा बिजनेस करूंगा। वो बात अलग है। 80% लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रनिंग द बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तुम अपने बिजनेस को मचा दोगे मार्केट में, पर अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 80-90% लोग फेल होते हैं बिजनेस में, सिर्फ 10%। तुमको क्या लगता है स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सिर्फ उन्हीं लोग थे क्या जिन लोग के पास इतना दिमाग था कि लोग एप्पल या विंडोज बना सकते थे? बहुत लोग दिमाग चलाए होंगे, पर सक्सेस कौन हुआ? सिर्फ इन लोग, क्योंकि इनके पास तरीका था, इनके पास क्वालिटी थी। ठीक है, तो वही बात है। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन यही बोलता है कि कभी भी कोई बिजनेस को ये सोच के चालू नहीं करता कि एक समय के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, कभी भी नहीं। एक समय के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसा सोच के कोई भी अपने बिजनेस को रन नहीं करता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो बिजनेस की बेसिक एजम्पशन ये होती है, हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम यही सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। मेरे को नहीं पता बिजनेस मेरा कब तक चलेगा, इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। तो बेसिक एजम्पशन जो मैं अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो करता हूं वो यही है कि आई एम अज्यूमिंग कि माय बिजनेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू टिल अ इनडेफिनाइट पीरियड। ठीक है, मतलब कोई पीरियड फिक्स नहीं है, बिजनेस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो देखो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर अ indefinite period, ठीक है, and is not established with the objective of closing it down. So unless there is a good evidence to the contrary, the accountant assumes that a business entity is going concern, that it will continue to operate as usual as a longer period of time. It will keep getting money from its customer and pays creditor and buy and sell goods, use asset to earn future profits. तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि बिजनेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रिंसिपल पढ़ लिए। पहला था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो बोलता है ओनर और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा पढ़ा हमने, देखो तुमको सिर्फ कीवर्ड याद रखने, तुमको सिर्फ कीवर्ड्स, ये जो रेड से हाईलाइटेड पोर्शन है ना तुमको वही याद रखना है। ठीक है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस शैल ऑपरेट फॉर अ इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट, रोकड़ा भाई, पैसा पैसा,
ठीक है, क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो? तो इसलिए हम पैसे पे मरते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड शुड बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू होगा तभी वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में वैल्यू नहीं हो सकता, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को एक बेस चाहिए जिसके बेसिस पे मैं अकाउंटिंग कर सकूं, और वो बेस क्या है? पैसा। मनी के टर्म्स में हर आइटम, चाहे वो पीएनएल अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, लेजर हो, जर्नल हो, सब्सिडरी बुक्स हो, कोई भी चीज हो, हर जगह ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि मनी एक कॉमन बेस है। अब सोचो ना, मैं आधा ट्रांजेक्शन मनी के बेस में, आधा ट्रांजेक्शन क्वालिटी के बेस में, आधा ट्रांजेक्शन ऑनेस्टी के बेस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ऐसे लिख रहा हूं, माई मैनेजर इज वेरी ऑनेस्ट। बैलेंस शीट में मैं लिख के दिया हूं, सोचो बैलेंस शीट तुम पढ़ने आए, तुमको मेरी बैलेंस शीट में लिखा हो दिखा, माई मैनेजर इज वेरी ऑनेस्ट, माई एम्प्लॉइज इज टू गुड, माई एम्प्लॉइज एफिशिएंसी इज टू हाई, ये लिखा है। अब एक बात बताओ, तुम लोग इस बेसिस पे तुम सोचोगे कितना हाई, कितना गुड, कितना ऑनेस्टी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए भाई क्वांटिटी पे क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वांटिटी मतलब मनी के बेसिस पे, एक यूनिफॉर्म मनी के बेसिस पे हम हर ट्रांजेक्शन को अपने बिजनेस में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, a business transaction will always be recorded if it can be expressed in terms of money. ठीक है, the advantages of this concept is different types of transaction could be recorded as homogeneous entry with money as a common denominator. इसका एडवांटेज क्या है कि हर ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सारी चीजों को करने में आसानी हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सेम होता है। The application of this concept has a limitation. When transactions are recorded in terms of money, we only consider the absolute value of money. The real value of money may fluctuate from time to time due to inflation, exchange rate. This fact is not considered when recording the transaction. तो बोल रहा है हम लोग सिर्फ यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को, मनी को रिकॉर्ड कर पाते हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख का जो पैसा है वही रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे। एफएम में पढ़ोगे, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे सीए फाउंडेशन भी पढ़ लेते हैं, सीए वाले बच्चे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मेरे पास आज 100 रुपया का नोट है, क्या है? 100 रुपए का मेरे पास आज एक नोट है। मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 साल बाद ये 100 रुपए 100 ही रुपए होगा? क्या ये 100 रुपए का नोट 100 ही रुपए होगा? तुमने बोला हाँ भैया 100 रुपए का नोट तो 100 ही रुपए रहेगा ना, थोड़ी ना उसको फाड़ के 50 रुपए बना दोगे। 100 रुपए का नोट 100 रुपए रहेगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ मनी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? अब मैं तुम लोग आज इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देता हूँ। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन के कारण मनी की वैल्यू कम हो जाती है। भले नोट तुमको 100 का ही दिख रहा है पर उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों वैल्यू कम हो गई? आज मान लो 20 रुपए का एक आइटम था, मान लो 20 रुपए का एक आइटम था, तो मैं 100 रुपए का कितना ले सकता हूँ भैया? 5 ले सकते हो, तो टोटल 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन कल को जब वही आइटम का रेट बढ़ के 25 रुपए हो जाएगा, कल को जब वही आइटम का रेट बढ़ के 25 रुपए हो जाएगा, तो अब मैं कितना ले सकता हूँ? मैं सिर्फ 4 ही ले सकता हूँ। तो एक बात बताओ, पहले जो 100 रुपए का नोट देके मैं 5 चीजें खरीद सकता था, अब वही 100 रुपए का नोट देके मैं सिर्फ 4 चीजें खरीद पा रहा हूँ, ओनली 4 आइटम्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब वैल्यू ऑफ मनी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय द टाइम। जैसे जैसे समय निकलते जाता है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है। तुम लोग बोलो भैया इंक्रीज नहीं होती क्या? इंक्रीज बेटा होगी जब कंपाउंडिंग होगा। मैं बात कर रहा हूँ 100 रुपए के नोट की वैल्यू हमेशा कम होते रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ते रहेगा। तुम लोग सुने होगे, मम्मी पापा का कॉमन डायलॉग है, हमारे टाइम में 10 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था। मम्मी पापा छोड़ो, दादा दादी के टाइम में, हमारे टाइम में 10 रुपए में पूरा राशन आ जाता था। उस टाइम जिसकी 100 रुपए सैलरी है वो करोड़पति आदमी है। उस टाइम जिसकी सैलरी मंथली 100 रुपए, वो करोड़पति आदमी। तो वो क्या था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा थी। आज 100 रुपए चिल्लर, एक बर्गर नहीं खिला सकते अपनी बंदी को यार तुम 100 रुपए में, है ना? वो भी बोलेगी भाई मेरे को मैक खाना है, मैक 280 260 रुपए का आएगा, ठीक है? तो वो 100 रुपए में बर्गर नहीं खिला सकते, तुम डेट पे नहीं जा सकते आज के डेट में 100 रुपए में, क्या बात कर रहे हो तुम? तो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बताओ तुम्हारे जमाने में 100 रुपए में दादाजी शादी करके आ गए अपनी, 100 रुपए में निपट गया सब कुछ। आज तुम 100 रुपए में एक डेट पे नहीं जा पा रहे हो, तो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वही चीज बोल रहा है कि इस वाले प्रिंसिपल का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये मनी को एब्सोल्यूट मेजर पे लेता है, ना कि रियल मेजर। रियल वैल्यू मनी की बहुत कम हो गई रहेगी, पर वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता। एक और लिमिटेशन है जो यहाँ तुम्हारी लिखा नहीं है बुक पे, पर मैं बताता हूँ, वो ये कि भाई एक बिजनेस के लिए ना जान होती है, जान उसके एम्प्लॉयज। एक बिजनेस की जान होती है उसके एम्प्लॉयज। अब तुम खुद सोच के देखो, एक अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉय बिजनेस की जान होती है, और एम्प्लॉयज की अच्छी क्वालिटी को अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम्प्लॉयज की क्वालिटी को कंसीडर नहीं करता है, और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग,
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, समझे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टर्म को इसी चीज को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, पर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट स्ट्रीम है अकाउंटिंग की, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी पॉइंट, द ओहो द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तुमको नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकेंड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखो, द बिजनेस एंटिटी इज सपोज टू बी पॉज्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। अच्छा मैं तुमको इसका मीनिंग तो बताया नहीं, हाँ देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो अगर मेरा बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करता है, और गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करता है, इसका मतलब मेरा बिजनेस कब तक चलेगा मेरे को खुद नहीं पता, इनडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा, पूछते पूछते बैठ के खाने वाली है, ठीक है, यही सोच के बिजनेस चालू करते हो ना, अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा सोचते हो, बस प्लानिंग भी वैसी की करो, ब्लूप्रिंट भी वैसी बनाया करो, ठीक है। तो वैसे तो पूरे क्लास के दौरान तुम लोगों को ऐसे ज्ञान में देते रहूंगा बीच बीच में, जिनको बिजनेस सेटअप करना है, जिसको प्रैक्टिसिंग भी करना है, उसको भरपूर ज्ञान मिलेगा मेरे तरफ से, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ऑडिट वॉडिट सब घुसा दूंगा मैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल नॉलेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो द पॉइंट इज, अच्छा बुक खोल के अपना रखना ना सामने, हाईलाइट करते जाना रेड वाले पोर्शन, रेड वाले पोर्शन को अपनी बुक में हाईलाइट करते जाना, वैसे तो मैं इसको शॉर्ट कर दिया हूं, ये वाला नोट्स भी तुम लोग को मिल जाएगा। हाँ तो देखो मैं ये बोल रहा था कि अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो कर रहा हूं, मेरा बिजनेस चलने वाला है, चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या मेरी इच्छा नहीं होगी कि मैं जानूं कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है लॉस, या मेरे जो बिजनेस में, चलो मान लो मेरी इच्छा नहीं है प्रॉफिट जानने की, मेरे को अच्छा दिख रहा है मेरा बिजनेस बस चल रहा है, अच्छी बात है, पर मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओनर्स है बिजनेस के, उन लोगों को इच्छा नहीं होगी, क्रेडिटर्स को इच्छा नहीं होगी, गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी मेरे से, क्या मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सब चीजों के लिए मेरे को अपने बिजनेस का एक प्रॉफिट जानना होता है, और उसी प्रॉफिट के बेसिस में सारी चीजें डिसाइड होती है। तो एक बिजनेस जो है वो एक समय, एक अंतराल, एक इंटरवल ऑफ टाइम को फिक्स करता है कि इतने इंटरवल में मैं अपना प्रॉफिट एक बार निकालूंगा, ठीक है, इतने इंटरवल में वी आर सपोज टू कैलकुलेट अवर प्रॉफिट आफ्टर सच एन इंटरवल ऑफ टाइम, और जनरली ये इंटरवल ऑफ टाइम ऑलमोस्ट हर बिजनेस का ऑलमोस्ट एक साल का होता है, और वो एक साल कैलेंडर ईयर भी हो सकता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और जो कॉमन प्रैक्टिस में आता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी सारी जो रेगुलेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इसी बेसिस पे रखी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बेसिस पे ही रखी है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली यही वाला फॉलो होता है, 80% 90% बिजनेस यही फॉलो करते हैं, कुछ जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो लोग 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी एक साल के बाद हम करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ अवर प्रॉफिट एंड द पोजीशन ऑफ अवर बिजनेस एंड द रिटर्न्स व्हिच इज वी गॉट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट टू द बिजनेस, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे कैलकुलेशन, प्लस द पॉइंट इज कि बहुत सारे बिजनेस की ऐसी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, और कुछ बिजनेस अपनी इच्छा से भी मंथली भी अपने रिपोर्ट्स निकालते हैं और क्वार्टरली भी निकालते हैं, जैसे तुम लोग सुने होंगे एसबीआई ने निकाली क्वार्टरली रिपोर्ट, एचडीएफसी ने निकाली क्वार्टरली रिपोर्ट, तो ये सब क्या है, इन लोग क्वार्टरली रिपोर्ट क्यों निकालते हैं, क्योंकि इन लोग की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इन लोग कंपनियां, इन लोगों की इनको लॉ बोलता है कि तुम निकालो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट, तुम निकालो, तो इन लोग निकालते हैं। और भाई तुम लोग सोचोगे कि भैया हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कितना दिक्कत वाला काम होगा, मैंने बोला बेटा आजकल कैलकुलेटर का, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, एक क्लिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल के बाहर आती है, तुम अपनी महीने की एंट्री डाल दियो, एक क्लिक करो मंथली निकल जाएगा, 2 महीने की डाल दी, एक क्लिक करो 2 महीने की निकल जाएगा, या कुछ सेटिंग कर लो कि मेरे को सिर्फ फरवरी का चाहिए, सिर्फ फरवरी का निकल जाएगा। तो आजकल बेटा पूरा काम कंप्यूटर से होता है, बिल्कुल तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोगों को लेमैन की तरह काम अब नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो देखो this time interval is called an accounting period. The period is usually 1 year, which could be calendar year 1 January से 31 में, it could be financial year. The business organization have the freedom to choose their own accounting year. For certain organization, reporting of financial information in public domain are compulsory. क्या बोला? For certain organization, reporting of financial information in public domain is compulsory. ठीक है, जैसे पब्लिक कंपनियां होती है उनको कंपलसरी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट देना पड़ता है। इन इंडिया listed companies must report their quarterly or unaudited financial result and yearly audited financial result. तो इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, क्या, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, और ईयरली बेसिस पे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ऑडिटेड और अनऑडिटेड क्या होता है, वैसे तो मैं तुम लोग को किसी ना किसी डिस्कशन में फाउंडेशन के टाइम ऑडिट का मतलब बताया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ऑडिट मतलब होता है कंपनियों का एग्जाम, कंपनियों का एग्जाम होता है, जो कि कौन करता है, सीए सीएमए हम लोग करते हैं। सीए क्या करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, सीएमए क्या करता है, कॉस्ट ऑडिट करता है। तो ये हम लोग कंपनियों का जाके ऑडिट करते हैं, मतलब एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेते हैं मतलब हम चेक करते हैं कि ये कंपनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो भाग यहाँ से, अब गवर्नमेंट को हम बता देंगे, और अगर वो सही काम कर रही है तो हम उसको क्लियर। अब वैसे मैं तुमको इन डेप्थ ऑडिट का मतलब नहीं बता रहा हूँ, वो तुम लोग पढ़ लोगे सेकंड ग्रुप में,
कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट तुम्हारा जो है उस वाले पेपर में। लेकिन ऑडिट का मतलब यही है एग्जामिनेशन किसका, कंपनी का। कंपनी का एग्जाम हम क्यों लेते हैं, ताकि चेक करें कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है, सही काम कर रही है, इन्वेस्टर्स के पैसे को सही जगह लगा रही है कि नहीं, कोई फ्रॉड वर्ड में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सब चेक करने हम लोग जाते हैं, और अगर सारी चीजें सही है तो हम उनको क्लीन ओपिनियन थम्स अप देके आ जाते हैं। तो दैट इज नोन एज ऑडिट। तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट उनको क्वार्टरली देना पड़ता है, और ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट उनको ईयरली देना होता है। ठीक है। For internal control purpose, many organizations prepare monthly financial statement. The modern computerized accounting system enable the company to prepare real-time online financials at click of a button. ठीक है। और ये चीज लोग क्यों करते हैं, मंथली लोग क्यों निकालते हैं, इंटरनल कंट्रोल के लिए। इंटरनल कंट्रोल मतलब कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है सही से काम कर रहा है कि नहीं, कंपनी पूरी सही से काम कर रही है कि नहीं, चेक करने के लिए कि कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है जिससे हम लोगों को लॉस हो जाए या कुछ हो जाए। तो बेसिकली उसको इंटरनल कंट्रोल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मतलब कंट्रोल रखना। सिंपल शब्दों में इंटरनल कंट्रोल का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, वो भी तुम ऑडिट में ही पढ़ोगे। पर कंट्रोल मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिंपल शब्द बोलूं तो कंट्रोल रखना। और वो कंट्रोल कैसे होगा, जब हम चेक करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और जो भी डेविएशन आ रही है उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, है ना। तो वो किसके थ्रू होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ता है उसके लिए, चेक करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट है तुम्हारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि कैश आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत अपने बुक्स में रिकॉर्ड करो, तुरंत अपने बेसिस पे रिकॉर्ड करो। बेसिकली दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने को क्या बोलता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमको बोलता है कि ऑल दी ट्रांजेक्शंस which involves cash is going to be recorded। ऑल की जगह यहां पर लिख दो ओनली द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व कैश इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। तो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, सिर्फ कैश आया तभी रिकॉर्डिंग करना, सिर्फ कैश गया तभी रिकॉर्डिंग करना, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। यहाँ पर कैश आया रिकॉर्ड कर लो, कैश गया रिकॉर्ड कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे को बोलता है कि ऑल द ट्रांजेक्शंस एज सून एज all the transactions immediately लिख लो, immediately recorded in the books, it is irrelevant whether cash whether it is कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, एज सून एज जैसे ही ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो, मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन हो बिजनेस में, आप उसको तुरंत तत्कालीन परिस्थितियों में आप अपने बुक में उसको रिकॉर्ड कर लो। ये चीज बिल्कुल इरेलेवेंट है कि वो कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, कैश मिला है या नहीं मिला है, कैश बाद में मिलेगा, कैश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत रिकॉर्ड करो। तो ये क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भैया मैंने बोला यस, हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोग देखियो हम लोग सब चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोग सैलरी जैसी आउटस्टैंडिंग होती है, एंट्री पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, हम लोग सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब हम लोग, एवरीथिंग इज ओपन फॉर अस। ठीक है, आ जाओ, जैसी ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत हम रिकॉर्ड करेंगे। मनी बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन तुरंत हुआ हम तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। तो वी फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा सही पिक्चर दिखाता है, क्यों, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भाई एक्चुअल में बताता है जो इनकम और एक्सपेंस हुए हैं इस साल के। कैश मिला नहीं मिला वो अलग चीज है, पर इनकम और एक्सपेंस जो हो गए इस साल के वो सारे रिकॉर्ड हो गए रहते हैं। तो इससे एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल प्रॉफिट जो इस साल का है वो हमको पता चल जाता है। ठीक है। कैश बेसिस में बड़ा ड्रॉबैक है, खुद सोच के देखो, मेरे को अगले साल का 10 लाख रुपए इस साल मेरे को एडवांस में मिल गया, अगले साल का, और मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, कैश बेसिस। तो मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीव। अब अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को दिखेगा वहां यार 10 लाख रुपए इस साल मिला है, 10 लाख की इनकम हुई, पर भाई तू ये भी तो देख वो अगले साल का पैसा है और तू कैश बेसिस फॉलो कर रहा है।
तो इस साल की प्रॉफिट में तो उसको ऐड नहीं कर सकता, पर करना पड़ेगा। क्यों? कैश बेसिस फॉलो हो रहा है, पर एक्रूअल बेसिस यही सारी ड्रॉबैक्स को 6 मार के भगा देता है। ठीक है, एक बैट घुमाता है, गायब। ठीक है, तो देखो the accrual concept is based on recognition of both cash and credit transaction. In case of a cash transaction, owner equity instantly affected as cash either is received or paid. Or in credit transaction, however, a mere obligation towards or by business created when credit transaction exists, which is generally the case, revenue are not the same as cash received and expenses are not same as cash paid. वही चीज बोल रहा है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू आर नॉट द सेम एज कैश रिसीव। तुम ये नहीं मान सकते कि जितना तुमको कैश मिला पूरा तुम्हारा इस साल का रेवेन्यू है, नहीं मान सकते, एडवांस में मिला हो सकता है। और वैसे ही जो एक्सपेंसेस तुमने किए हैं, जरूरी नहीं है कि तुमने जितना कैश पे किया है वो सारा तुम्हारा एक्सपेंस था। हो सकता है तुम अगले साल का कैश पे कियो, हो सकता है तुम पिछले साल का कैश पे कियो, तो इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं काउंट होगा। तो यही ड्रॉबैक्स हैं इसके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। When goods are sold on credit as per normally accepted trade practices, the business get a legal right to claim the money from the customer. Acquiring such right to claim the consideration for sale of goods or service is called accrual or revenue. The actual collection of money from customer could be later on. Similarly, when the business procure goods or services with the agreement that the payment will be made at future date, it does not mean that expenses effect should be not be recognized, because an obligation to pay the goods or service is created upon the procurement thereof. The expenses affected also must be recognized. Today's accounting system based on accrual concept are called accrual system और mercantile system of अकाउंटिंग। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि अगर मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मतलब मैं गुड्स को ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं गुड्स खरीद लिया हूं तो मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भले मैं उसको फ्यूचर में पेमेंट करूं पर मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे को रिकॉर्डिंग अभी कर लेनी चाहिए। वैसे ही अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं क्रेडिट में, तो इसका मतलब सामने वाले पार्टी से मेरे को पैसा मिलेगा, उस पार्टी की ऑब्लिगेशन है कि वो मेरे को पैसा देगी, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से मतलब whenever the transaction takes place you have to record the transaction in terms of money। ठीक है, इट इज इररिलेवेंट कि आपको कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आजकल के जमाने में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो हो रहा है और इसको हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो क्लियर हुई कि आपको बात, अंडरस्टैंडिंग बैठी होगी आपकी। तो हमने अभी कितना पढ़ लिया है, हमने 5 मतलब बेसिक एजम्पशन हमने सारे पढ़ लिए। ये देखो तुम्हारे बेसिक एजम्पशन, पहला था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो क्या बोलता है, ओनर और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा बोलता है गोइंग कंसर्न जो कि बोलता है बिजनेस जो है इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा और इसी बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तीसरा बोलता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मतलब वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बुक्स में जो मनी के टर्म्स में वैल्यू हो सकता है। चौथा बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब हर बिजनेस का एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, कितने समय के बाद हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल के देखेंगे। और फिफ्थ तुम्हारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब बोलता है कि जब जब ट्रांजैक्शन हुआ तब तब आप उसको रिकॉर्ड कर लो, इट इज इररिलेवेंट कि कैश मिला है या नहीं मिला है। तो ये 5 एजम्पशन हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो से यानी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स पे अपनी कॉन्वर्सेशन करेंगे। अब भैया आप यहाँ पर इतने छोटे से में क्यों छोड़ दे रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आई वांट गाइस कि तुम रिवीजन करके आओ। आई सिंपली वांट कि नेक्स्ट वीडियो के पहले यू हैव टू रिवाइज दिस 5 assumptions, principal assumption what we can say। ठीक है, तो you have to revise these 5 assumptions। Okay guys, then we'll continue in the next lecture basic principles। So that is all for lecture guys, God bless you, take care, bye bye।